Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about the Kamchatka earthquake. This topic is important from our syllabus GS paper 1, important geophysical phenomena point of view. तो आप जो बेसिक ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ते हैं वो तमाम कॉन्सेप्ट्स अर्थक्वेक से रिलेटेड एंड हाउ देन एसोसिएटेड वोल्केनिक इरप्शन हैपेंस या कभी कभार सुनामी कैसे आ जाता है वो सब चीज़ हम यहाँ देखेंगे और उसको करंट कॉन्टेक्स्ट से जोड़ेंगे भी। तो सबसे पहले एक बार जरा देख लेते हैं अबाउट कामचटका पेनिनसुला। देखिए, कामचटका पेनिनसुला इज इन द फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया। ये पूरा रसिया है। रसिया के फार ईस्ट रीजन में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसी को कहा जाता है कामचटका पेनिनसुला। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज भी हैं, 30 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं एंड दैट इज़ वाई दिस मेक्स दिस कामचटका पेनिनसुला वन ऑफ द हाइएस्ट कंसंट्रेटेड एरियाज एज फार एज जियोथर्मल एक्टिविटीज आर कंसर्न, क्योंकि वोल्केनोज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लगभग 3 लाख लोग ही इस एरिया में रहते हैं ओवरऑल। तो दैट मेक्स दिस एरिया वन ऑफ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज एरिया। यहाँ के क्लाइमेट की बात की जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोल्ड स्नोवी क्लाइमेट होगा, लॉन्ग विंटर होगा। तो ये सब हो गया अबाउट कामचटका पेनिनसुला। अगर कामचटका पेनिनसुला से आप आगे देखें, यहाँ एक्सटेंशन आप देखें यहाँ पे, so there are series of islands. Collectively they are known as Kuril Islands. It is on the southern tip of Kamchatka Peninsula. यहाँ से स्टार्ट होते हैं और जापान का जो होकाइडो आइलैंड है, जो जापान का नदर्न मोस्ट आइलैंड है होकाइडो आइलैंड, ये है जापान। उसका नदर्न मोस्ट आइलैंड होकाइडो आइलैंड के नदर्न साइड में है कुरिल आइलैंड एंड कमचटका पेनिनसुला के सदर्न साइड में है ये कुरिल आइलैंड्स। दिस कुरिल आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रसिया, लेकिन करेंटली इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रसिया। अब करंट न्यूज ये है कि यहाँ पे इस कामचटका पेनिनसुला में एक मैसिव अर्थक्वेक विटनेस किया गया कल, 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। इस अर्थक्वेक का जो ईपी सेंटर है वो उस कामचटका पेनिनसुला के पास में ही बीनीथ द ओशन था। ईपी सेंटर क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको मृदुल सर ने सिखाया ही होगा, बट यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अर्थ में जहाँ कहीं पे भी फ्रिक्शन के कारण या फिर इंटरनल वहाँ पे स्ट्रेस के कारण जब एनर्जी रिलीज होती है तो वही एनर्जी अर्थ सरफेस पे ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिस कारण से अर्थ शेक होता है और जिसको हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में, जहां से जिस पॉइंट से एग्जैक्टली एनर्जी रिलीज होनी शुरू होती है जिस कारण से अर्थ सरफेस पे अर्थक्वेक आता है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। इट इज द पॉइंट वेयर एनर्जी स्टार्ट्स गेटिंग रिलीज्ड। जैसे इस पर्टिकुलर केस में बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट के अंदर जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होनी शुरू होती है जिस कारण से अर्थक्वेक आता है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, या इसी को कहा जाता है हाइपोसेंटर। और इस पॉइंट से एग्जैक्टली ऑन द टॉप एट द पॉइंट जो अर्थ सरफेस पे है, उस पॉइंट को कहा जाता है ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर इज डायरेक्टली दैट पॉइंट अबोव द फोकस या नियरेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द फोकस, इसको कहा जाएगा ईपी सेंटर। ईपी सेंटर पे किसी भी अर्थक्वेक का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महसूस होता है। अगर यहाँ पे फोकस है तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ईपी सेंटर यानी कि इस एरिया पे महसूस होगा ऑफ द अर्थक्वेक। तो ये जो अर्थक्वेक अभी हाल फिलहाल में आया है, इसका फोकस एंड ईपी सेंटर जो है कहीं इस साइड में था, जिसको कुरिल एंड कामचटका ट्रेंच कहा जाता है। और ये जब अर्थक्वेक आया तो इसने फिर एक सुनामी को भी ट्रिगर किया। सुनामी वेव्स ऑल्सो गॉट ट्रिगर्ड ऑफ 3 to 4 मीटर हाइट।
बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, जिस तरीके से डैमेज हमें 2004 की सुनामी में देखने को मिला था इन इंडियन ओशन, या फिर 2011 के सुनामी में देखने को मिला था इन जापान, उतना डैमेज अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अर्थक्वेक आया और उससे एसोसिएटेड सुनामी वेव्स भी देखने को मिले हैं। अगर अर्थक्वेक की बात की जाए तो उसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हो सकता है, वॉयलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड एनर्जी या स्ट्रेस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर कहीं पे भी स्ट्रेस अगर बिल्ड होने लगता है तो उसको कह सकते हैं कि आप मैकेनिकल एनर्जी बिल्ड हो रही है, और फिर वो जब स्ट्रेस एकाएक से रिलीज होता है तो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या उसी को कहा जाता है वेव्स। तो वेव्स क्या है, नथिंग बट मूवमेंट ऑफ एनर्जी। तो ये जब स्ट्रेस मैकेनिकल एनर्जी एकाएक से रिलीज होती है तो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वो वेव जब मूव करते हैं तो अर्थक्वेक आता है, यानी कि शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है। अगर अर्थक्वेक के पीछे के कारण देखे जाएं कि आखिर अर्थक्वेक्स आते क्यों हैं, उसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, नेचुरल फैक्टर्स विच आर द मेजर रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक्स, बट मैन मेड फैक्टर्स के कारण भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। नेचुरल फैक्टर में सबसे बड़ा कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब इंटरैक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट प्लेट्स, और फिर वोल्केनिज्म, जब वोल्केनोज इरप्शन होते हैं तब भी अर्थक्वेक आता है। तो ये दोनों नेचुरल फैक्टर, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बट समटाइम्स मैन मेड फैक्टर जैसे कि माइनिंग या पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, आर्टिफिशियल लेक्स का कोलैप्स कर जाना, न्यूक्लियर टेस्ट, उस कारण से भी अर्थ शेक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैन मेड फैक्टर्स के कारण अर्थक्वेक आना। वो उतना मैसिव नहीं होता है जितना नेचुरल फैक्टर के कारण अर्थक्वेक आता है तो मैसिव होता है। तो नेचुरल फैक्टर से होने वाले अर्थक्वेक्स पे थोड़ा फोकस करते हैं। लेट अस सी अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। बेसिकली जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसको 7 बड़े बड़े यानी कि मेजर प्लेट्स में सेग्रीगेट करके देखा जाता है। उसके अलावा 22 टू 23 माइनर प्लेट्स हैं। जैसे ये मेजर प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस तरीके से अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 7 मेजर प्लेट्स, और छोटे बड़े और भी 22-23 प्लेट्स तो हैं ही। अब ये प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं ऑन देयर बाउंड्रीज। जैसे ये एक प्लेट बाउंड्री है ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट के बीच में एक प्लेट बाउंड्री है, और यहाँ पे बाउंड्री पे 2 प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब ये इंटरैक्शन 3 तरीके का हो सकता है। दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आए, एक दूसरे में कन्वर्ज करें तो इसको कहा जाएगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक दूसरे से दूर जाएं तो इट लीड्स टू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कभी कभार, वैसे रेयर होता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि प्लेट एक दूसरे से पैरेलली मूव करें। एक प्लेट नॉर्दर्न साइड में मूव कर रहा है, दूसरा प्लेट सदर्न साइड में मूव कर रहा है। इस तरह के प्लेट बाउंड्रीज को कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। जब एक दूसरे के तरफ आने लगते हैं तो ये हो जाता है कन्वर्जेंट, और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं तो कहा जाता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और अलग अलग तरीके के जो प्लेट इंटरैक्शन है उसके बेसिस पे फिर प्लेट बाउंड्रीज का अलग अलग नाम है। जैसे ये जो प्लेट बाउंड्रीज को कहा जाएगा ओशन प्लेट बाउंड्रीज। ये जो प्लेट बाउंड्री है इसको कहा जाएगा कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोनों साइड में है क्या, ओशन है, कॉन्टिनेंट है, या फिर कॉन्टिनेंट है, या एक तरफ ओशन है दूसरे तरफ कॉन्टिनेंट है, जैसे इस वाले प्लेट बाउंड्री का आ जाएगा ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज अबोव द प्लेट बाउंड्री, ओशन है, कॉन्टिनेंट है, 3 तरीके के प्लेट बाउंड्रीज हो सकते हैं, ओशन, कॉन्टिनेंट, ओशन कॉन्टिनेंट। और किस तरीके से प्लेट इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसके बेसिस पे भी 3 तरीके के प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। और फिर अलग अलग प्लेट बाउंड्रीज पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये आपने बेसिक ज्योग्राफी क्लास में सीखा हुआ है, राइट। अब होता क्या है कि ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं जहां पे कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि हर एक प्लेट बाउंड्री पे थोड़ा बहुत अर्थक्वेक महसूस होता रहता है। जैसे हम लोग तो इस एरिया में रहते हैं, असम साइड में रहते हैं, ये भी एक प्लेट बाउंड्री यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मार्जिन वाला एरिया है। यहाँ पे प्लेट इंटरैक्शन होता रहता है। तो यही कारण है कि असम के अंदर अर्थक्वेक हमें ज़्यादा महसूस होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि वी लिव ऑन द मार्जिन ऑफ ए प्लेट बाउंड्री।
तो बेसिकली हर प्लेट बाउंड्रीज पे थोड़े बहुत अर्थक्वेक्स तो आते रहते हैं, हर एक प्लेट बाउंड्रीज पे। बट जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं जिन प्लेट बाउंड्रीज पे, वो होते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे में कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे सबसे मैसिव तरीके के अर्थक्वेक्स आते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में। उसके अलावा होता क्या है जनरली कि मान लीजिए कि एक प्लेट बाउंड्री है, एक तरफ कॉन्टिनेंट है, दूसरे तरफ ओशन है, और दोनों प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही है, यानी कि इसको कहा जाएगा ओसी, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो जब कन्वर्जेंस होता है तो ओशनिक प्लेट जो है वो थोड़ा डेंस होता है। डेंस होने के कारण जब ये दोनों कन्वर्ज होते तो ओशनिक प्लेट स्टार्ट्स सबडक्टिंग बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। और जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट होता है तो ये ओशनिक प्लेट का जो क्रस्ट है वो नीचे जाकर के हॉट मोल्टेन मैग्मा मेंटल के साथ मिलता है। अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या होता है? मेंटल, हॉट मोल्टेन मैग्मा उसके साथ मिलता है। और ये जो क्रस्ट जब नीचे सॉलिड फॉर्म्स में है, नीचे जाकर के मेंटल में मिलता है, तो फास्ट तरीके से एकाएक से वो भी मेल्ट होता है। जब मेल्ट होता है तो एक्सप्लोड करेगा, एक्सपैंड करेगा, और इस एक्सप्लोजन एक्सपेंशन के कारण फिर इस अर्थ क्रस्ट पे आता है वोल्केनिक इरप्शन। तो बेसिकली जहां पे भी ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्रीज होते हैं वहां पे जनरली आपको अर्थक्वेक के साथ साथ वोल्केनिक इरप्शंस भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस अर्थक्वेक एक दूसरे के साथ हमेशा ही साथ में विटनेस किए जाते हैं। उसके अलावा जहाँ पे स्टैंड अलोन वोल्केनोज भी हैं, यानी कि ऐसे वोल्केनो जिनके पीछे एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहाँ पे भी जब जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो थोड़ा बहुत अर्थक्वेक देखने को मिलता है। बट पॉइंट इज, दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक उस एरियाज में होते हैं जहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट्स एक दूसरे में कन्वर्ज करते हैं। वहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट्स के कन्वर्ज होने के कारण वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, और वोल्केनिक इरप्शन के साथ साथ अर्थक्वेक भी महसूस होता है। बहुत बार स्टैंड अलोन वोल्केनोज भी हैं, जैसे इटली वगैरह में कई सारे वोल्केनोज हो, वहां पे भी जब जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आएगा। बट मैसिव अर्थक्वेक हैपेंस इन द एरिया जहां पे ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। अब यही कारण है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, आपको यहां पहले मैं बता दूं, ये जो एरिया आप पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसी को यहां पे फिर से दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, फिर चाइना, रसिया, जापान, कनाडा, यूएस, मेक्सिको, चिली। इसमें इस साइड में क्या है? पैसिफिक ओशन है, एंड पैसिफिक ओशन इज अ प्लेट इन इटसेल्फ। पैसिफिक ओशन इज बेसिकली अ प्लेट, लार्ज प्लेट इन इटसेल्फ विच इज ओशनिक प्लेट। मेनली वो ओशन के नीचे का, पैसिफिक ओशन के नीचे का प्लेट है पैसिफिक ओशन प्लेट, और बाकी इसके पेरिफेरी में अलग अलग कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। ये वाले सब क्या हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट से हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो अब आप देखिए, ये है बड़ा सा लार्ज ओशनिक प्लेट, और इसके मार्जिन में है तमाम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और इन ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में जब कन्वर्जेंस होता है, ये एक तरफ ओशनिक प्लेट, दूसरे तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट, और इनके बीच में जब कन्वर्जेंस होता है तो इस सारे रीजन में मैसिव तरीके से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं एंड एसोसिएटेड अर्थक्वेक आता है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, यहाँ पे खूब सारे अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। अब एक बार जरा इस डायग्राम को आप देखेंगे, मैप को देखेंगे, तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि जैसा मैंने आपको कहा था कि जहां जहां पे भी प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां पे थोड़े बहुत अर्थक्वेक्स या वोल्केनिक इरप्शन होना नॉर्मल है जनरली। लेकिन जहां पे ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं और वहां पे अगर कन्वर्जेंस हो रहा है तो वहां पे अर्थक्वेक होना एंड वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन वाई ये जो एरिया है जिसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे दुनिया का 80% ऑफ द वर्ल्ड्स मैसिव अर्थक्वेक हैपेंस, और इस एरिया में वोल्केनिक इरप्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये है बेसिकली, ये पूरा एरिया, यहां से लेकर के ये, फिर ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे सबसे आप देखिए डॉटेड डार्क वाले
वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा इसी एरिया में होते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये बन रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे पैसिफिक प्लेट हो गया, ओशनिक प्लेट, और ये लैंड यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ लगातार कन्वर्ज हो रहा है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक के नेचुरल फैक्टर्स हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि इंटरैक्शन ऑफ प्लेट, और किस तरीके का प्लेट टेक्टोनिक इंटरैक्शन, तो ओसी ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट एंड दैट टू कन्वर्जेंस ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट। उस कारण से क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक जब होता है तो अर्थक्वेक भी आता है और वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। और इस तरीके का सबसे मैसिव फिनोमेना आपको देखने को मिलता है अराउंड पैसिफिक ओशन, जिसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और ये जो करेंटली आया है वोल्केनिक इरप्शन, आई एम सो सॉरी, ये जो करेंटली अर्थक्वेक देखने को मिला है दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बेसिकली अर्थक्वेक कहाँ देखने को मिला, यहीं तो मिला है। ये रहा कामचटका पेनिनसुला, और कामचटका पेनिनसुला के नीचे यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंच, एंड दिस इज नथिंग बट अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने आपको बताया। उसके अराउंड ये 15 देश, जिसमें से मेन कंट्रीज हैं यूएस, इंडोनेशिया, मेक्सिको, जापान, रशिया, दे कीप ऑन फेसिंग अर्थक्वेक ऑन द बाउंड्री या मार्जिन एरियाज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन। ये रहा पैसिफिक प्लेट, और उसके तरफ यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ पे जो कन्वर्जेंस होता रहता है दैट इज वाई इट लीड्स टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एज वेल एज वोल्केनिक इरप्शन। यहाँ पे फिर से यही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को दिखाया गया है। होता क्या है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एज आई टोल्ड यू कन्वर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस होगा तो जो ओशनिक प्लेट है वो हेवी होता है, वो सबडक करेगा, सबडक करने के साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन करेगा, तो वोल्केनिक इरप्शन के साथ साथ अर्थक्वेक भी आता है। और ये जो करंट केस में आया है अर्थक्वेक इन कामचटका पेनिनसुला, दैट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ पैसिफिक प्लेट, दिस पैसिफिक प्लेट विथ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का आपस में इंटरैक्शन के कारण ये यहाँ पे कामचटका पेनिनसुला में अर्थक्वेक देखने को मिला है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब भी बीनीथ द ओशन सरफेस अर्थक्वेक आते हैं तो अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो कुछ एनर्जी तो वेव के फॉर्मेट में अर्थ क्रस्ट के अलॉन्ग मूव करता है, जिस कारण से अर्थक्वेक आता है और अर्थ को शेक करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एनर्जी रिलीज हुई, जिस कारण से अर्थ शेक हो रहा है, अर्थक्वेक आया। बट सम ऑफ द एनर्जी व्हेन अर्थक्वेक हैपेंस बीनीथ द ओशनिक सरफेस, तो सम ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द ओशन एज वेल। और जब ओशन के वाटर को ये एनर्जी मिलती है तो फिर मैसिव वेव्स बनते हैं। एक तो जो नॉर्मल वेव होता है जो हमेशा ही देखने को मिलता है, वो तो वेव, छोटी लहरें जो होती हैं वो तो विंड एनर्जी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेस प्रोवाइड करके विंड के थ्रू जो एनर्जी मिलती है ओशन को, वहां से छोटी छोटी लहरें बनती हैं जो अक्सर किसी भी हम बीच पे जाते हैं तो देखते हैं छोटी छोटी लहरें आती रहती हैं। बट समटाइम्स व्हेन अर्थक्वेक हैपेंस बीनीथ द ओशनिक सरफेस, तो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इनटू द ओशन और फिर लार्ज वेव्स आर क्रिएटेड दैट लीड्स टू सुनामी। तो सुनामी इज नथिंग बट सीरीज ऑफ लार्ज पावरफुल ओशनिक वेव्स। और सुनामी बनने के पीछे एक बड़ा कारण होता है अर्थक्वेक बीनीथ द ओशन सरफेस, या फिर बीनीथ द ओशनिक सरफेस वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए। कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई मेट्योराइट आकर के गिर जाता है ओशन के ऊपर तो भी मैसिव एनर्जी ट्रांसफर होती है टू द ओशनिक वाटर एंड दैट मे ऑल्सो लीड टू ओशनिक वेव्स, मैसिव ओशनिक वेव, जिनको कहा जाता है सुनामी। एक तो होते हैं नॉर्मल ओशनिक वेव्स जो विंड के द्वारा ट्रांसफर की गई एनर्जी से बनता है, दूसरा होता है मैसिव ओशनिक वेव्स जो को हम लोग कहते हैं सुनामी। और सुनामी के पीछे के ये सारे कारण हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड बीनीथ द ओशन या ओशनिक सरफेस पे मेटेराइट का गिरना। अब जब मेन एरिया में, जब हाई सी एरिया में, डीप ओशन के अंदर जब ये वेव बनते हैं तो इनका वेवलेंथ जनरली लंबा होता है, इसीलिए वेव हाइट कम होती है। जैसे जैसे कोस्ट के नजदीक आने लगती है सुनामी तो फिर इसकी वेवलेंथ कम होने लगती है, क्योंकि कोस्ट में तो इसको एक्सपैंड करने का स्कोप है नहीं। जो वेवलेंथ कम होती है इस डायरेक्शन में, इसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। दो क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ है उसको कहा जाता है वेवलेंथ। ये हो गया वेवलेंथ, और ये होती है वेव हाइट। तो जब डीप सी में रहता है सुनामी वेव्स, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा रहती है, इसलिए वेव हाइट कम रहता है। जैसे ही कोस्ट के नजदीक आने लगता है तो फिर वेवलेंथ तो ज्यादा मिलती नहीं है, तो फिर वेव हाइट एकाएक से बढ़ जाती है, एंड दैट मेक्स
वेरी डिफिकल्ट फॉर जोग्राफर्स टू डिटेक्ट सुनामी इन एडवांस, क्योंकि सुनामी को मेन ओशन में डिटेक्ट कर पाना थोड़ा कठिन होता है। वेवलेंथ ज़्यादा है ना, तो समझ नहीं आता है। जैसे जैसे कोस्ट नज़दीक आता है, एकाएक से पानी राइज कर जाता है, लीडिंग टू मैसिव डिजास्टर इन द कोस्टल एरिया। एक मैसिव सुनामी इस तरह की देखने को मिली थी साल 2004 में, जब इंडियन ओशन में बीनीथ द ओशनिक सरफेस सुमात्रा के पास अर्थक्वेक आया 9.1 मैग्नीट्यूड का, जिसके बाद सुनामी आई, और सुनामी के कारण आसपास के एरियाज में, इन तमाम एरियाज में, इस पूरे एरियाज में लगभग 2.5 लाख लोगों की, 2.5 लाख लोगों की डेथ हुई। इसी तरीके का अभी अर्थक्वेक आया है, कामचटका अर्थक्वेक, इस कारण से सुनामी आया है, बट वो सुनामी इतना डैमेजिंग नहीं है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने ये जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे 2 प्रश्न पूछे हैं पिछले कुछ सालों में। डिस्कस द जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन, ये आया था। इनफैक्ट पिछले साल एपीएससी मेंस में भी आया था ये। 2014 में पूछा था एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब सीरीज ऑफ आइलैंड्स। तो ये जो इंडोनेशियन एंड फिलीपींस, ये इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्किपेलागो एंड सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं, दे हैव बीन मेनली क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ओशन कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। कन्वर्जेंस के कारण हुआ क्या कि जो उसमें से थिकर प्लेट था, यानी कि डेंसर प्लेट था बेसिकली, वो सबडक्ट हुआ। सबडक्ट होने के बाद वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और लगातार वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण ये इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्किपेलागो बने हैं। इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब देते वक्त आपको मैप्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। लेकिन ये प्रश्न तो आपको बेसिक ज्योग्राफी में भी कराया गया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको प्रैक्टिस के तौर पे नहीं दिया है। आप खुद लिख करके रख सकते हैं, इसको सबमिट करने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि ये तो आपने किया भी होगा, PYQ है, एपीएससी में भी आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड आंसर प्रैक्टिस करेंगे। दिस टॉपिक टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेज वर्सेस मिनिमम वेजेस। देखिए क्या होता है मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस लीगली मैंडेटेड लोवेस्ट अमाउंट जो किसी भी एक वर्कर को दिया जाना चाहिए व्हेन ही और सी इज वर्किंग, उसे कहा जाता है मिनिमम वेजेस। अब मिनिमम वेजेस के लिए क्या प्रोविजन है हमारे देश में? कई सारे सरकारी कानून हैं, नियम हैं। जैसे पहले हुआ करता था मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, बाद में उसके जगह पे ले लिया गया कोड ऑफ वेजेस 2019। मैंने आपको बताया है कि लेबर लॉज रिलेटेड कई सारे नियमों को कंपाइल करके 4 बेसिक कोड्स अडॉप्ट किए गए हैं, उसमें से एक है कोड ऑन वेजेस जो 2019 में लाया गया। तो दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन मिनिमम वेजेस की एक वर्कर को अगर काम कराया जाता है दिन में 8 घंटे, तो मिनिमम उसको कितना पैसा देना है, दैट इज द आइडिया ऑफ मिनिमम वेजेस। इनफैक्ट कई सारे गवर्नमेंट स्कीम में भी मिनिमम वेजेस का जिक्र किया गया, जैसे MG नरेगा कानून है जिसके अंतर्गत लोगों को राइट टू वर्क मिला हुआ है रूरल एरियाज में, अनस्किल्ड वर्क का भी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई स्किल नहीं है आपके पास, येट आपको 100 दिन का रोजगार की गारंटी देती है सरकार अंडर MG नरेगा एक्ट। उसमें भी क्या है कि अगर आप दिन में काम करते हैं, अपने आप को रजिस्टर किया हुआ MG नरेगा के अंतर्गत, तो आपको एक बेसिक मिनिमम वेजेस की गारंटी दी जाती है जो लगभग 300 साढ़े 300 रुपए की है। इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट्स अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन के बेसिस पे वो निकालते हैं। अब मुद्दा यह है कि भारत में अभी भी फोकस किया जाता है लीगल तरीके से कि हर एक वर्कर को कम से कम मिनिमम वेज मिले। मिनिमम वेज क्या है? इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट्स, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। इसमें इतना ही पैसा दिया जाता है जो मतलब एक इंसान के सर्वाइवल मात्र तक के लिए काफी हो। मिनिमम वेजेस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने कितना काम किया, स्किल या प्रोडक्टिविटी पे के बेसिस पे मिनिमम वेजेस दिया जाता है। बट मिनिमम वेजेस इज प्रूविंग टू बी नॉट सफिशिएंट टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ। कम से कम इतना पैसा तो आपको मिले ताकि आप अपने और अपने परिवार को एक मीनिंगफुल जीवन दे पाए। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है लिविंग वेजेस का, कि मिनिमम वेजेस may give you chance to survive another day, but that does not provide you a meaningful life। और यही कारण है कि अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, इट इज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस इन गवर्नमेंट स्कीम टू लिविंग वेजेस कॉन्सेप्ट।
लिविंग वेजेस और मिनिमम वेजेस में मेन अंतर क्या है? लिविंग वेजेस जो है वो इंश्योर करता है, वो इस बात पे फोकस करता है कि एक इंसान को इतना पैसा जरूर मिले ताकि वो खुद के और खुद के परिवार को एक बेसिक येट डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड दे पाए। उसमें उसका एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे कि फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट के अलावा कुछ पैसा उसको और मिले ताकि उसको बेसिक इमरजेंसी के टाइम में उसका इस्तेमाल कर पाए। एकाएक से कोई घर में बीमार पड़ गया तो फिर उस केस में उसके पास कुछ पैसे हों। इसके लिए कॉन्सेप्ट निकल कर के आ रहा है लिविंग वेजेस। बेसिकली लिविंग वेजेस और मिनिमम वेजेस में मेन अंतर यह है कि मिनिमम वेजेस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ productivity of the worker, skill of the worker, and minimum wages is a legal concept followed in India so far, which guarantees a very basic life. It may not guarantee a dignified life. Living wages emphasizes not just on survival but also on dignified life. यहाँ पे बेसिकली आप आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन भी ला सकते हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को बाद में इंटरप्रेट करके मेनका केस में उसको कह दिया कि इट मींस राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। तो मिनिमम वेजेस माइट बी प्रोवाइडिंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्वाइवल, but living wages will provide you opportunity of having dignified life. And why it is important to shift from minimum wages to living wages? देखिए, एक एक कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी ने स्टडी करके बोला था कि अगर मिनिमम वेजेस 176 या 180 रुपीज़ है, ये 2017-18 का डेटा है, तो लिविंग वेजेस कम से कम उससे 2 गुना होगा, लगभग 375 के आसपास आएगा। हाल फिलहाल में अगर बात की जाए, अगर मिनिमम वेजेस जो हैं वो 300 रुपये के आसपास एक दिन का, तो लिविंग वेज कम से कम 500 रुपये आएगा एक दिन का, टू हैव ए डिग्निफाइड लाइफ। सो नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग, थिंकिंग कि वी शुड अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ living wages rather than emphasizing on minimum wages. In many parts of the world, जैसे कि यूके वगैरह में, the concept of legal minimum wages को रिप्लेस करके ला दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस का कॉन्सेप्ट फॉलो करने से क्या फायदा होगा? इससे एक फायदा ये हो सकता है कि इट विल प्रमोट वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखिए अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी वीमेन जो थोड़ा बहुत क्वालिफाइड हैं भी, जो किसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं, वो नहीं करती। उनको सोच के लगता है कि मिलेगा क्या, 3-4 हज़ार 5,000 रुपये मिलेंगे, दैट इज मिनिमम वेजेस के हिसाब से तो वही आता है। तो इससे अच्छा दे ऑप्ट नॉट टू वर्क, उससे अच्छा दे डिसाइड टू स्टे एट होम और घर का काम काज देखना, क्योंकि वो भी तो अपने आप में एक मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर लिविंग वेजेस पे हम शिफ्ट कर जाते हैं, दिन का अगर 500 रुपये मिलने की संभावना हो जाती है, मान लीजिए महीने अगर वो काम करते तो 15-16 हज़ार रुपये कमाने की संभावना हो सकती है, तो मोर एंड मोर वीमेन विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इनटू लेबर फोर्स। इससे वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वीमेन का इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा, तो हमारा जेंडर गैप रिड्यूस होगा, जेंडर गैप रैंकिंग भी हमारी बेहतर होगी। इट विल ऑल्सो हेल्प इन पॉवर्टी एलिविएशन, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम वेजेस विल हेल्प इन mere survival, but yet it can leave many people below poverty line. लिविंग वेजेस का मेन लक्ष्य है कि लोगों को डिसेंट लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया जाए, एंड इट ऑल्सो एम्स एट लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी अच्छा होगा, क्योंकि लिविंग वेजेस में फोकस है कि लोगों का एक बेसिक न्यूट्रिशन नीड्स पूरा हो। लिविंग वेजेस में एजुकेशन को भी ध्यान में रखा गया है कि लोगों को हेल्थ केयर के साथ साथ एजुकेशन भी, यानी कि काम करने वाले लोगों के बच्चों को बेहतर एजुकेशन भी मिले। सोशल स्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि जब सबको लिविंग वेजेस मिलेगा ना, जब सबको कम से कम एक सम्मान वाली जिंदगी मिलेगी, लिविंग वेजेस मिलेगी, तो लोग फिर अननेसेसरी ये जो पेटी क्राइम्स होते हैं, चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग एंड ऑल, उसमें एंगेज नहीं होंगे। एंड लिविंग वेजेस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। अगर हम आर्टिकल 39 देखें DPSP पार्ट 4 का, तो वो कहता है द स्टेट्स आर इंश्योर दैट सिटीजन्स हैव एडिक्वेट लाइवलीहुड। यहाँ पे इनडायरेक्टली लिविंग वेजेस की बात हुई है। आर्टिकल 43 सेज दैट स्टेट्स आर इंडीवर टू इंश्योर अ लिविंग वेजेस टू ऑल। यहाँ पे सीधा सीधा लिविंग वेजेस की बात हुई है। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ आ रहा है डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेजेस एंड लिविंग वेजेस। एंड
Indian government is planning to shift from minimum wages to living wages concept in order to ensure that every worker must be guaranteed of living wages ताकि उसको हेल्प मिले इन हैविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। अब मिनिमम वेजेस एंड लिविंग वेजेस पे सीधा सीधा प्रश्न अगर ना भी आए तब भी आप इंडियन इकोनॉमी या गवर्नेंस के किसी सवाल में कंक्लूजन में आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमम एंड लिविंग वेजेस, डिस्कस द रिलेवेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टर्म्स 25% टैरिफ एंड पेनल्टी फॉर इंडिया। इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इसका जिक्र कर सकते हैं अगर सवाल इंडिया यूएस रिलेशंस पे आ जाए तो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 25% टैरिफ्स लगाए जाएंगे ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपोर्टेड टू अमेरिका फ्रॉम 1 अगस्त। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई जाएगी फॉर इंडियाज परचेजेस फ्रॉम रसिया। भारत खूब सारा क्रूड ऑयल खरीदता है रसिया से और यूएस ने रसिया के साथ ट्रेड करने के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस कारण से भारत के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन अब क्या लगाई जाएगी पेनल्टी, कितनी लगाई जाएगी पेनल्टी, दैट येट रिमेन्स अननोन। भारत की तरफ से क्या क्या मेजर चीजें एक्सपोर्ट की जाती है अमेरिका में, तो सबसे महत्वपूर्ण या अमाउंट वाइज सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फिर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स, पॉल्स, प्रीसियस स्टोन्स एंड ऑल। इन सारी चीज़ों पे अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो इन सारे इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो सकता है। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो भारत की है, भारत सरकार की, उसने कहा है कि इट विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ दीज टैरिफ रेट्स एंड देन इट कैन टेक रिटेलिएटरी मेजर्स इन order to protect national interest. Next topic is about state of food and nutrition in the world report 2025. Important from prelims exam point of view, मेंस में कहीं पासिंग रेफरेंस में आप लिख सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट है, साल में एक बार आता है। 5 यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज मिल करके इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर के साल में एक बार ये स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। साल 2025 का रिपोर्ट आ चुका है। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में लगभग 8.2% लोग जो हैं वो हंगर फेस कर रहे हैं। नंबर्स में बात की जाए तो इट कम्स आउट टू बी 720 मिलियन पीपल। लगभग 720 लगभग 72 करोड़ लोगों के आसपास लोग जो हैं हंगर फेस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, विच इज वर्ल्ड्स 8.2% पॉपुलेशन। लेकिन अगर रीजन वाइज बात की जाए, कॉन्टिनेंट वाइज, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हंगर का प्रॉब्लम जो है एशिया में है, फॉलोड बाय अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन कंट्रीज। प्रीलिम्स में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है अबाउट दिस रिपोर्ट कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसको पब्लिश करते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। निसार से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है। निसार इज अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर विल बी 3 ओनली। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। काजीरंगा तीसरे नंबर पर जरूर है लेकिन कॉर्बेट इज नॉट एट फर्स्ट, कॉर्बेट इज एट सेकेंड, बांदीपुर इज एट फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट। काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें ये स्टेटमेंट गलत है। फ्लैमिंगोज आर नॉट कॉमनली सीन इन काजीरंगा। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।